हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका ईश्वरदीप ट्यूशन चैनल पे। आज हम 9th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 3 चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है कि चुनाव क्यों। स्टार्ट करते हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्यसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है कि राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आ सकता है कि न्याय युद्ध नामक जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया था देवीलाल ने। ठीक है, और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। ठीक है, तब लोग सरकार की तब लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिया। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उसकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों को बकाया ऋण का माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने 4 राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चुनावों की जरूरत क्यों। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, तो आइए बिना चुनाव वाले राजनीति की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। न ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसीलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमें इसकी जरूरत क्यों है? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें चुनावों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है?
आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करें कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। ठीक है, इसलिए हमें हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। पहला है कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसला करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव तो होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखें, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी शुरुआत करें। ठीक है, यानी कि किसी देश में कि चुनाव लोकतांत्रिक है यानी उसके जो आधार है उसका क्या है कि सबसे पहला तो यह है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर किए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ठीक है, ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्त लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। अब है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाना है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन
किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार का लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वाले को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो भी उसे मजबूत जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत का चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। लोकसभा और विधानसभा दोनों के जो चुनाव होते हैं कितने साल बाद होते हैं? वो 5 साल बाद में होते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव, यानी कि देखिए जहाँ पे जब छोटे छोटे एक में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं इसे क्या बोलते हैं? हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, और कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपका उपचुनाव किसे कहते हैं? तो यानी कि सिर्फ एक क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि अगर किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण जो जगह खाली हो जाती है तो उसके लिए जो चुनाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं है। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आप आंसर लिख सकते हो कि चुनाव के उद्देश्य से देश को
अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इसे क्या बोलते हैं? इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि हमसे आप बात करें कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, मतलब चुनाव कितने उसके लिए कराए जाते हैं, तो 543 सीटों के लिए क्षेत्रों में चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह कि हर वोट का बराबर मूल्य है। इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी ये तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत नगर पालिका के एक सदस्य का चुनाव होता है और कई बार क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। ठीक है, हम बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए हैं। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सोची। यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सोची। ठीक है, तो इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए। तो यहाँ सबसे पूछ सकते हैं कि SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84। और ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। ठीक है, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहर नगर पालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर यह हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि जो पंचायतें और नगर निगम है वहाँ पे महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें वो रिजर्व की गई हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मतदाता सूची। जब एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग वोट डालने जाते हैं और कौन कौन लोग उनको वोट डाल सकता है उनकी जो एक लिस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको
मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसे मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। पर मतदान के लिए कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। हम बात करते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी कि आपके वोट डालने की उम्र 25 है और अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो उसकी आयु है 25 वर्ष। ठीक है, उम्मीदवार बनने में भी आपराधिक वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी
सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों का सर्जन पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देते हैं। इनकी यहाँ से पूछेगा आपसे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था इंदिरा गांधी ने। और कब दिया था? 1971 में। ठीक है। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र बचाओ को नारा किसने दिया था? तो जनता पार्टी ने दिया था। और किसने? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वादा किया। वामपंथी दलों ने 1970 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों का नारा दिया। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था एन.टी. रामाराव ने। ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, ठीक है, उनसे जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुनाव चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, दूसरा सरकारी वाहन, विमान्य अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधा देने वाले वायदे नहीं कर सकते। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मतगणना और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदाता केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचानकर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मत पर अलग अलग छपे उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गणना की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है।
टीवी चैनलों, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है: मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, और मतदान के दिन चुनाव धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात स्पष्ट ज़्यादा हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जनसमर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। अब है स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त हों। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टी को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया और साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया। यह अब आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदाता ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों का निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। बात करते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता की जांच का एक और तरीका यह है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। पहला कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर, कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब
लोग अफ्रीकी मुल्क के लोग, हिस्पैनिक लोग अमीर और अश्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी मतदान करते हैं। ठीक है। तीसरा, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। चौथा, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। हम बात करते हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही आते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनाव नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। अमेरिका में मौजूद चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। हम बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। ठीक है। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीतते हों, हो सकता है, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में समान नियम के थोड़े थोड़े अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग होगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसला करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों को और हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं हैं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत सही था आपका। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भारत में चुनाव किस तरीके से होते हैं और इसमें कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं। ठीक है,
तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।